स्वागत है आपका पहले लेक्चर ऑफ कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन थ्रू यूपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के। आज का टॉपिक है यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो पॉज करके। अब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज। ये सारे लेक्चर के लिए कॉमन रहेगा, तो इसी में मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। आपको स्मॉल बट इंटरेस्टिंग टास्क गिवन रहेंगे बिटवीन लेक्चर्स, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अपनी कॉपी में 1 से 15, 1 से 20 मार्क करके रखना है और उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ। अपनी कॉपी उठाओ, उसमें 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो सीरियल नंबर 1 से 20 तक, है ना, 1 2 3 कहाँ तक, 20 तक। दूसरे में लिखो ऑप्शन जो भी आपको लगता है करेक्ट है, और तीसरे में लिखो करेक्ट ऑप्शन। अब मान लो पहला क्वेश्चन मैंने जैसे ही आपको दिखाया, है ना, स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखा पहला वाला, तो उसको पॉज करो और अपना अटेम्प्ट दो। हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में आई नो कि आपकी एफिशिएंसी उतना नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 अप्रोच देखते हुए आप सीख जाओगे और अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी जान जाओगे। तो मान लो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर ए लगता है, तो उसमें ए मार्क कर दो। अब वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर ए ही है तो उसको ऐसे टिक करो। लेकिन मान लो अगर आपने ऑप्शन बी बोला दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे गलत मार्क करना है और इसको स्टार मार्क करके बाद में ये देखना है कि क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ। क्या आपके पास नॉलेज की कमी थी या फिर अप्रोच और रेशनल माइंडसेट में कुछ दिक्कत आई, है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो ये एनालाइज करना है, इससे हमें पता चलेगा। मान लो 15 क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर में, 15 में से आपने मान लो 10 अटेम्प्ट किया और 10 में से 7 करेक्ट हुए। इसका मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए आपके जहां पर आपका कॉमन सेंस या फिर रेशनल माइंडसेट या फिर नॉलेज की कमी पड़ी, राइट। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा अप्रोच जो आपने अभी अपनाया उसको अगले वाले क्वेश्चंस में ध्यान से अप्लाई करना है कि गलत ना हो। होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। 5वां पॉइंट बहुत जरूरी है कि एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो। क्या? एक तो क्रेडिट सिस्टम डेवलप करना है। क्या है क्रेडिट सिस्टम? आप कोई भी काम करो, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, कल ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे। आप अपने आप में एक क्वालिटी लाओ कि आप कंसिस्टेंट रहो किसी भी काम में, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, अकाउंटेबल रहो खुद के कामों के प्रति, और ट्रांसपेरेंसी शो करो। ये है हमारा क्रेडिट सिस्टम। और साथ में आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, कैसे क्वेश्चन करके, है ना, उस पर थिंकिंग लगा के, अकाउंटेबल ठहरा के, कम्युनिकेट करके और ओपन माइंडसेट रख के। और आपको मेक श्योर करना है कि अगर बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपने चेक नहीं किए, यूपीएससी और यूपीपीएससी, है ना, दोनों के इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें, ठीक है। वैसे रहा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये तो मैंने यूपीएससी का लगाया है, सेम मैनर में आपको यूपीपीएससी का भी सारा कुछ मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पहले क्वेश्चन से, जो कि रहा ये आपके सामने। बोला ब्लैक होल क्या है? तो देखो 4 ऑप्शन है। बोला कि अब फ्लाइट रिकॉर्डर इन द एरोप्लेन, नहीं। स्पॉट ऑन द सन, बिल्कुल नहीं। प्लेस अंटार्कटिका में है, एकदम नहीं। कोलैप्स स्टार, बिल्कुल सही जवाब। आप इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ब्लैक होल का। देखो, जब भी कोई स्टार रहता है, आप सभी को पता है कि एक डेफिनेट इंटरवल बाद जो उसका एनर्जी का सोर्स है वो कम खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है, जिसमें 2 स्मॉल न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलके एक लार्ज न्यूक्लियाई बनते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये कम हो जाता है, जिससे एनर्जी की कमी हो जाती है। तो ये जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाता है। क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाता है। जैसे ये स्टार कोलैप्स करता है, अब देखो इतना ज्यादा बड़ा स्टार कोलैप्स करेगा तो छोटे एरिया में आ जाएगा, मतलब छोटा, इसका रेडियस बहुत कम हो जाएगा। और जो ग्रेविटी होती है वो होती है G=Gm/r²। मैं एकदम डिटेल में बता रहा सच दैट इससे आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। देखो, एक तो मास उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रेडियस उसका बहुत कम हो गया। अब रेडियस के ग्रेविटी कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक ब्लैक होल एक ऐसा, है ना, कोलैप्स स्टार होता है जिसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा होती है ना, वहां से इवन लाइट भी पास नहीं कर सकता, और लाइट को भी ट्रैप कर लेती है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? कोलैप्स स्टार है। यहाँ से जवाब करेक्ट भी आ गया। लेकिन होपफुली आपने ये सारी चीजें भी जान ली, सारे कॉन्सेप्ट। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, और ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, और कैसे इसका इतना ज्यादा ग्रेविटी हो जाता है और लाइट भी नहीं पास कर पाती है, सारी चीजें, राइट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे ग्रेविटी इतना ज्यादा होती है
कि कुछ भी पास नहीं कर सकता इंक्लूडिंग लाइट, है ना। ब्लैक होल कैन फॉर्म बाय द डेथ ऑफ अ मैसिव स्टार, जब उसका कोर कोलैप्स हो जाता है अंडर इट्स ओन वेट और क्रिएट अ सिंगुलरिटी, अ पॉइंट ऑफ इंडेफिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम, मतलब उसकी डेंसिटी कितनी होती है, बहुत ज्यादा, और जीरो वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखो ये टोटली क्या है, फैक्चुअल है, आपको ध्यान में रखना है ना। क्या कि सबसे पहले कौन आया चारों में से, तो देखो सबसे पहले आया था एनिमल, सेल्ड एनिमल्स, फिर आया फर्स्ट इंसेक्ट, देन रेप्टाइल्स, और उसके बाद चौथे नंबर पे आया मैमल्स। तो क्या हो गया, ये हो गया 3, फिर 2, 1, 4, 32, 14, किधर है 32, 14, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो टोटली फैक्चुअल है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि सेल्ड एनिमल जो है वो 520 मिलियन ईयर एगो आया। ओल्डेस्ट नोन सेल्ड एनिमल जो है वो है ट्राइलोबाइट्स, क्या है ट्राइलोबाइट्स, विच डेट बैक टू द कैम्ब्रियन पीरियड, लगभग 520 मिलियन ईयर एगो। वहीं पे फर्स्ट इंसेक्ट की बात करें तो इतना मिलियन ईयर एगो, है ना, इसका भी एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, स्पेशली पीरियड ध्यान में रखो, है ना। फर्स्ट रेप्टाइल एंड फर्स्ट मैमल्स, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपर्ली मैच, प्रॉपर्ली मैच नहीं है। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जो है वो जुपिटर है, बिल्कुल सही बात है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम का मरकरी है, ये भी ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम का वेनस, ये भी ठीक है। हमसे क्या पूछा था, नॉट, है ना, नॉट करेक्टली मैच। लास्ट है कि द स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम मार्स है, बिल्कुल गलत है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट में क्लियर कराता हूँ। ठीक है, ये हो गया सन। अब सन के बाद बहुत सारे प्लेनेट है, सबको पता है, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। स्टार्ट करते हैं कैसे, क्रोनोलॉजिकल वे में, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये है याद करने का तरीका, बचपन में आपने भी सीखा होगा। एम का मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब ये हो गए टोटल कितने, टोटल 3, 3, 6, 2, 8 हो गए। हाँ, प्लूटो भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन उसको हम प्लेनेट का दर्जा नहीं देते। ठीक है, हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का। अब ये 8 के 8 हो गए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि बोलता है किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है, मतलब कितना टाइम लगा उसको एक कंप्लीट साइकिल करने में, मतलब अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है 1 साल में, आपको पता है, तो इसको टाइम पीरियड कितना हुआ अर्थ का, 1 साल। ऐसे ही हर एक प्लेनेट का होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दैट प्लेनेट। ठीक है, नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ हमें पता है कि सन के राउंड, है ना, एक लगभग सर्कुलर पाथ में, है ना, मूव करता है, राइट। अब एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में जो टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस थ्रू आउट, पूरा साल भर में कितना भी, है ना, डिस्टेंस रहा। मान लो यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा कि लगभग सर्कुलर पाथ, है ना। एकदम परफेक्ट सर्कल रहता तो ये इक्वल रहता, राइट, लेकिन लगभग सर्कुलर पाथ इसलिए बोला सच दैट आपको ये क्लियर हो क्या कि जो डिस्टेंस है वो हमें एवरेज लेना है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस, अब यहाँ से बताओ क्या आपने सीखा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से हमें कह सकते हैं क्या कि जो नेपच्यून है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है सन से, दैट्स वाई उसका जो टाइम पीरियड है रिवॉल्व करने का अराउंड द सन वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा नेपच्यून के लिए होगा। और यहाँ पे चौथे ऑप्शन में क्या बोला कि स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट सोलर सिस्टम का मार्स है, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि स्लोएस्ट मूविंग कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। होपफुली आपको यहाँ से मल्टीपल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें दिया है वो भी देख लेते हैं। मार्स जो है नॉट स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, बट 4th स्लोवेस्ट है, ठीक है। स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम क्या है, नेपच्यून, जो कि मैंने बता दिया, जो कि 165 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन लेता है। कितना, जैसे अर्थ 1 साल लेती है वैसे ही अर्थ के कंपेयर में अगर हम नेपच्यून की बात करें तो 165 साल लेता है नेपच्यून एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मार्स लगभग 1.88 अर्थ ईयर लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, जो कि फास्टर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से। ऑर्बिटल स्पीड मार्स का इतना है, याद नहीं होगा तो रहने दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। जुपिटर जो है 5th प्लेनेट है फ्रॉम द सन, दिखाई दिया मैंने, है ना, कैसे पूरा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस, है ना।
और इट हैज अ डायमीटर ऑफ इतना इतना विच इज अबाउट 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। इट इज कंपोज मेनली किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का, और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास, एंड फास्ट रोटेशन है। इट हैज लिस्ट 79 मून्स है जुपिटर के पास, इंक्लूडिंग 4 लार्ज वंस जिसको आईओ, यूरोपा, गैनीमेडी और कैलिस्टो भी बोलते हैं। मतलब ये चारों के जो मेजर है लार्ज वन है क्या मून्स, उनके नाम है। मरकरी की बात करें तो क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन है, और स्मॉलेस्ट कहाँ है, पूरे सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट है। इट हैज अ डायमीटर, ऑब्वियस है प्लूटो का कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायमीटर इतना है जो कि 1.4 टाइम्स लार्जर है मून से। रॉकी प्लेनेट है जहां पे लार्ज आयरन कोर और थिन एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इट हैज नो मून और रोटेट वेरी स्लोली टेकिंग 243 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन स्पाइन। ठीक है। विनस की बात करें तो सेकेंड क्लोजेस्ट प्लेनेट है टू द सन और ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में भी यही बात थी। इट कैन बी सीन विद द अनएडेड आई फ्रॉम द अर्थ और समटाइम्स कॉल्ड द इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंट प्रेजेंस इन द स्काई, है ना। इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम में भी ये आपको दिख जाता है बिकॉज ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, दैट्स व्हाई। और ये सिमिलर है साइज एंड शेप टू द अर्थ बट हैज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। उसके पास थिक एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, जो रिफ्लेक्ट करता है लॉट ऑफ सनलाइट और क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि ब्लू मून फिनोमिना जो है आकर कब होता है, मतलब कब होता है। चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है 2 फुल मून अपीयर इन द सेम मंथ और थ्राइस इन अ कैलेंडर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका और क्लियर होगा आपको कि जो फुल मून है वो सेम 2 फुल moons occur in the same month. This is the more popular definition of a blue moon, है ना, which is also known as the monthly blue moon. It happens only when there are 2 full moon in a calendar month, which occurs about once every 2.7 year. हर 2.7 year में एक बार होता है। The other definition of a blue moon क्या है, seasonal blue moon, which is the third full moon in an astronomical season, which has 4 moons. दिस हैपन ओनली वंस एवरी 2.5 साल में एक बार ये होता है। अगला है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। अब सोलर एनर्जी क्यों है, मैंने आपको बता ही दिया था कि सन के कोर में जो है एक रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो होता रहता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कैसे होता है वो मैंने बताया था पहले, फिर से बताता हूँ। 2 स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, जो कि सोलर एनर्जी का क्या है, सोर्स है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होने का, फ्यूजन का मतलब फ्यूज हो जाना, मतलब मिल जाना, और फ्यूजन का मतलब अलग हो जाना, है ना। तो इससे आप ध्यान में रखना। सोलर एनर्जी क्या है, एनर्जी जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाई सन थ्रू अ प्रोसेस जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियाई एक साथ मिल जाते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा मैंने बताया हीलियम, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन एटम फ्यूजिंग इनटू हीलियम एटम। ये सारा कुछ बता ही दिया मैंने आपको, है ना, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। द एनर्जी ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द कोर थ्रू द रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जोन्स ऑफ द सन और रीच करता है सरफेस इज विजिबल लाइट और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारे पास यहाँ लाइट पहुंचती है अर्थ पे। अगला है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पे ले जाते हैं तो क्या होता है, उसके वेट। देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैंने आपको बताया था वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैसे हमने डिफाइन किया है फिजिक्स में, याद कीजिए, अगर बेसिक फिजिक्स आपने पढ़ा होगा याद होगा कि mg मास इनटू ग्रेविटी, राइट। अब अर्थ पे ग्रेविटी तो है कितना, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम वेट यहाँ पे देखें, वेट कहाँ पे, अर्थ पे, तो ये हो जाएगा mg। लेकिन वहीं पर अगर उस ऑब्जेक्ट को हम मून पे ले जाएं, कहाँ पे ले जाएं, मून पे, तो m इंटू जी डैश हो जाएगा। जी डैश किसका है, मून का है, ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि देखो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, लेकिन ग्रेविटी जो है वो हर एक प्लेनेट का अपना अपना अलग अलग होता है। तो अगर हम मून की बात करें तो आप ध्यान में रखना है कि मून की जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, तो mg हो जाएगा बाई 6, मतलब 1/6 टाइम्स हो जाएगा वेट। मतलब घटा की बढ़ा, ऑब्वियस है घटा। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो अभी आप 60 किलो के वेट करते हो, कहाँ, अर्थ पे 60 kg, है ना। मून पे जाओगे तो ये आपका वेट कितना हो जाएगा, बाई 6 कर दो 10 kg। तो क्या हुआ, घटा की बढ़ा, ऑब्वियस है घटा। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है।
होपफुली मैंने एकदम डिटेल में बता दिया आपको। अच्छा, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जानना है आपको, जान लीजिए कि जो ग्रेविटी है ना, वो कैसे पता चलता है कितना होगा, तो टोटली डिपेंड करता है मास ऑफ दैट प्लेनेट और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट पे, ठीक है। अब ये जी, जो कैपिटल जी है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो सेम होता है हर प्लेनेट के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो हर पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। तो ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। अब बताओ, मून का मास और रेडियस दोनों क्या है? अर्थ के कंपैरिजन में कम है ना। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे जो ग्रेविटी ऑफ मून आता है, वो क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। तो वही सारी चीजें दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता दिया। दैट्स वाई आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, टू पर्सन कांट लिसन टू ईच अदर। देखो, जब भी हम बोलते हैं तो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। अब साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। अगर बीच में मीडियम कुछ भी नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात आती है कि सर हम तो बोलते हैं, सामने वाला सुन लेता है, भाई वहां पे प्रेजेंट है क्या? गैस, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसमें गैसेस पार्टिकल है, जो एक मीडियम बनते हैं आपके साउंड वेव को, जो आप प्रोड्यूस करते हो ट्रेवल करके दूसरे के ईयर ड्रम तक पहुंचने में, ठीक है। तो गैस में अगर हम बात करें तो लगभग 330 से 340 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड। लिक्विड की बात करें तो लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, और अगर सॉलिड की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 5000 या 5500 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम ही नहीं है, मून पे क्या है? कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं, दैट्स वाई साउंड जो है, साउंड वेव जो है, ट्रेवल नहीं कर पाता। तो आंसर कौन सा दिख गया आपको? ऑप्शन बी। होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है कि एक ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है जो दैट कांट बी सीन बाई टेलीस्कोप। अब देखो, टेलीस्कोप कोई भी चीज से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखती क्यों है? मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है। अब पूरे रूम में अंधेरा है, दूसरा रूम इंडिविजुअल यहाँ पे, क्या ये आपको देख सकता है? क्या बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर यहीं पर, यहाँ पर मान लेते हैं लाइट सोर्स है, क्या है? लाइट सोर्स, लाइट आप पे डाली जा रही है ना, मतलब लाइट थ्रो किया जा रहा अपॉन यू। अब यहाँ से लाइट टकरा के जब इसकी आंखों पे पड़ेगी, रेटिना पे उसका इमेज बनेगा, तब आप दिखते हो। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट का? तो ये जो क्या है, ब्लैक होल है, वहां से कोई भी लाइट स्केप ही नहीं कर पाती। मान लो ये इंडिविजुअल को नहीं लेंगे, है ना। मान लो ये कोई प्लेनेट है जो कि क्या है? ब्लैक होल है। ब्लैक होल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लाइट डालेंगे तो क्या होगा? ये लाइट को एब्जॉर्ब, मतलब ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा लाइट। दैट्स वाई हम इसको कभी देख ही नहीं सकते। तो ये सेशन बिल्कुल सही बोला। रीजन है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ब्लैक होल का इतना स्ट्रांग होता है कि डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप। बिल्कुल सही है, रीजन भी एकदम सही दे रहा, एसेशन भी सही, रीजन भी सही, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। वही सारी चीजें जो मैंने बताया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। मैंने फिर से वही बताया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, और माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि लिस्ट टाइम मतलब सबसे कम टाइम, सबसे कम टाइम कौन सा लेगा? जो सबसे पास होगा। पास कौन है? मरकरी। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, प्लूटो नहीं, अब प्लूटो तो बहुत दूर है, प्लूटो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो प्लूटो को वैसे भी हम अपने सोलर पार्ट का हिस्सा नहीं मानते, तो उसको रहने दो, है ना। तो मरकरी मैंने बता ही दिया सारा कुछ। एग्जैक्ट डे का बात किया जाए तो इतना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम देखते चलते हैं कि प्लूटो जो है प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक ड्वार्फ प्लेनेट है, और वो लॉन्गेस्ट टाइम लेता है ऑर्बिट करने को सन को, है ना। और क्यों? क्योंकि ये फार्देस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में अपने, और लोएस्ट ऑर्बिटल स्पीड है इसकी। और कितना ऑर्बिटल पीरियड लेता है? 248.09 अर्थ ईयर लेता है एक रिवोल्यूशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है देन एनी अदर प्लेनेट और ड्वार्फ प्लेनेट ऑर्बिटल पीरियड। अर्थ की बात किया जाए तो सबको पता है कि थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन है और टेक्स 1 ईयर टू ऑर्बिट द सन, विच इज द डिफिनेशन ऑफ अ ईयर। अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड की बात किया जाए, क्या है? 1 साल है, विच इज लॉन्गर देन द मरकरी और वीनस ऑर्बिटल पीरियड बट शॉर्टर देन मार्स। पता ही आपको कैसे? ये वाला जो मैंने बताया है ना, कि जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा क्या करने में? ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्की वे जो है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया? तो देखो, मिल्की वे जो है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा, है ना। क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। कैसा है? स्पाइरल गैलेक्सी जैसा दिखता है मिल्की वे। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन।
ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका मतलब है कि फ्लैटेंड डिस्क शेप है विथ स्पाइरल आर्म दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल बल्ज, है ना। और मिल्की वे ऑल्सो हैज अ बार लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल विच मेक्स इट वियर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। बस इतना ध्यान में रखना। Which one of the following longitudes along with the prime meridian form a great circle on the globe? अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। इसको हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लैटिट्यूड है जो घूम के ऐसे आ रहा है ना। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इस तरीके से होता है। अब लॉन्गिट्यूड में आपको पता है 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों क्या बनाते हैं? ग्रेट सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रेट सर्कल। क्यों? क्योंकि ये पूरे ग्लोब को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, बांटता है। और कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है वो क्या बनाती है? वो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है। अब लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बनाते हैं। और हर एक लॉन्गिट्यूड कितने जो ग्लोब है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। और लैटिट्यूड की बात किया जाए तो जो सेंटर से लैटिट्यूड पास कर रहा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, केवल वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाकी सब के सब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो भी सेंटर, उससे मैं बता देता हूँ इमेज से। देखो ये क्या है? ग्रेट सर्कल बनेगा जब सेंटर से पास होगा, जो कटिंग लाइन है वहीं पर। अगर कटिंग लाइन सेंटर से पास नहीं कर रहा तो छोटा छोटा सर्कल कट करता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, है ना। ये क्या है? स्मॉल सर्कल आर क्रिएटेड व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ बट डज नॉट इंटरसेक्ट द सेंटर पॉइंट। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। सर्कल विच डू नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल आर स्मॉल सर्कल। ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अच्छा, ये सब इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये इसको नेविगेटर्स बोला जाता है। यूज ग्रेट सर्कल फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस। Great circle are used by meteorologists to determine the climate or weather condition in a region. Great circle routes are especially important for places that are on the opposite side of the globe. Next question है आपके सामने कि limit beyond which star suffer internal collapse is called. उस लिमिट को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अब ये ध्यान में रखना, अगर कोई भी स्टार का जो मास है मोर हुआ कितना? सन के मास के, है ना, मास ऑफ सन से 1.4 टाइम्स से ज्यादा हुआ, क्या हो जाता है? वो कोलैप्स कर जाता है, जिसको चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर साहब ने दिया था, तो इसलिए इसको चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। ठीक है। कितना है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, या फिर इतना लगभग केजी। चंद्रशेखर लिमिट वाज नेम्ड आफ्टर द इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स, जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया 1930। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी की वजह से ही कोलैप्स कर जाता है स्टार, अगर इतना ज्यादा मास हुआ उसका। तो हिडिंगटन लिमिट की बात किया जाए, बाकी तीनों जो लिमिट दिया था ऑप्शन में उसको भी देख लेते हैं। हिडिंगटन लिमिट क्या है? मैक्सिमम ल्यूमिनोसिटी दैट अ स्टार कैन हैव बिफोर इट इज ब्लोन अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन रेडिएशन प्रेशर। पहले लिमिट की बात किया जाए तो मिनिमम मास है जो स्टार को जरूरी है इग्नाइट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन उसके कोर में। और फॉलर लिमिट क्या है? मैक्सिमम मास है जो स्टार कैन हैव बिफोर इट बिकम अनस्टेबल और पल्सेट्स वायलेंटली। होपफुली ये तीनों आपको ध्यान में रहेगा चंद्रशेखर लिमिट के साथ। अगला है कि बॉल को थ्रो किया जाता है आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो फिर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से देखो, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ मान लो एक कोई सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रही। क्या है? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा? उसके पास इनिशियल स्पीड किसकी है? ऑब्वियस है सैटेलाइट की है, तो वो भी क्या करेगा? सैटेलाइट की ही स्पीड से रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। तो क्या वो गिर जाएगा क्या, या फिर स्पेस में चला जाएगा क्या? नहीं, क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अब बात आती है सर ऐसा क्यों करेगा? इवन सैटेलाइट भी है ना, अर्थ तो ग्रेविटी से क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, इसको आ जाना चाहिए, तो क्यों नहीं आता? क्यों नहीं गिर जाता? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। देखो, जब भी कोई है ना ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में, नियरली सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो आपको पता है कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो कि होता है mv²/r, ठीक है। और यहाँ पे सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मास होगा, अर्थ का भी मास है, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जिसको बोलते हैं Gm1m2/r²। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ रेस्पेक्टिवली। वहीं पे r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। और यहाँ पे भी r और ये भी r, दोनों के दोनों सेम। अब इन दोनों को जब हम इक्वेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इक्वेट, क्योंकि यही दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मास तो सैटेलाइट का चला जाता है, एक रेडियस गया, v की वैल्यू आ जाती है Gme, उसको m2 को me कर देते हैं क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ है, राइट।
GME/r। और इसी को आपने क्लास 11th में आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या, इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। अगर यहीं पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है √2 टाइम ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है? एस्केप वेलोसिटी बन जाती है। होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे होंगे, है ना। और एस्केप वेलोसिटी कितनी है? लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, पर सेकेंड। इतनी स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिल गई ना तो वो अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, है ना, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। होपफुली सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर हो गया। अगला है प्लैनेट्स के बारे में। करेक्ट क्या है? प्लैनेट्स जो है नॉन ल्यूमिनस होते हैं बिल्कुल, और डोंट साइन बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मून हमारा साइन करता है रातों में, बिल्कुल, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। प्लैनेट साइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, बिल्कुल नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जो अपनी लाइट खुद इमिट करता है। फॉर एग्जांपल सन क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। वहीं पे नॉन ल्यूमिनस जितने भी प्लेनेट है मोस्टली सारे नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, लेकिन ये कुछ प्लेनेट फिर भी साइन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कौन कौन सा क्या था? वीनस था और अपना मून भी। ये सारे प्लेनेट है फिर भी साइन करते हैं बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो क्या होता है, ये है हमारा प्लेनेट मान लेते हैं, ये है सन से लाइट इस पे पड़ती है, ये है अर्थ, सन से लाइट इस पे पड़ती है और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आती है? अर्थ पे आती है। तो जहां से लाइट आ रही है हमारे लिए तो वही इल्यूमिनेटिंग बॉडी हो गया, राइट। एक्चुअल में लाइट कहाँ पे आ रही है इस प्लेनेट पे? किसकी वजह से चमक रहा? बिकॉज ऑफ सन की रेस। लेकिन ये टकरा के अर्थ तक आती है कहाँ? प्लेनेट से। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट जो है इल्यूमिनेट कर रहा है ना, इल्यूमिनेट कर रहा मतलब चमक रहा है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी करेक्ट क्यों नहीं वो भी देख लेते हैं। Planets do not shine though they are the luminous body। नहीं, luminous नहीं है, इसमें भी बोला luminous body है, बिल्कुल नहीं है, नॉन luminous है। और क्यों साइन करते हैं बताई दिया, सारा डिटेल पता है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन। सोलर इक्लिप्स जो है कब अकर होता है? तो करेक्ट जवाब इसका न्यू मून डे पे। अच्छा, सोलर इक्लिप्स और दोनों इक्लिप्स कैसे होते हैं ध्यान समझो। ये है अर्थ, ये है सन, ठीक है। अब अगर मून बीच में आ गया, किस पे? इसको कौन छुप गया? सन। तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, है ना। क्या हो गया है? सोलर इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि मून बीच में आ गया। और ये जनरली कब होता है? न्यू मून डे पे होता है। ये है पूरा पूरा डिटेल, ठीक है। क्या है कि जब मून पासेस बिटवीन द अर्थ और सन, बताई दिया ऊपर मैंने, ब्लॉकिंग सम या फिर ऑल ऑफ द सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। एक सोलर इक्लिप्स केवल न्यू मून के टाइम पे ही हो सकता है, विच इज व्हेन द मून इज डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ और सन एंड नॉट विजिबल फ्रॉम आवर प्लेनेट। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स है। क्या? टोटल सोलर इक्लिप्स, जब मून कंप्लीटली कवर कर लेता है सन को, क्रिएटिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डार्कनेस कॉल्ड टोटलिटी। क्या बोलते हैं इसको? टोटलिटी। एनुअल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब मून इज टू फार अवे टू कवर द सन कंप्लीटली, लिविंग अ रिंग ऑफ सनलाइट अराउंड द मून्स एज। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पता ही ये नाम से ही लग रहा है कि अकर्स व्हेन द मून कवर्स ओनली पार्ट ऑफ द सन डिस्क, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में बस इतना ही। आई नो कि बाकी लेक्चर के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट होपफुली आपके कॉन्सेप्ट सारे एक एक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जैसा कि लास्ट में कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां रहती है सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। तो आज के लिए है कि द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। मतलब अगर आप खुद पे विश्वास करते हो ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि लोग फिर आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप पे खुद पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पे विश्वास जताते रहिए।